नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया हुआ है उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हर वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अगर वीडियो शेयर करेंगे, अतिरिक्त स्नेह है, बेल आइकन दबा लेंगे तो सबसे पहले किसी भी अपलोड की सूचना आपको सीधे मिलेगी। आइए आज की बातचीत शुरू करते हैं ज्योति सिंह जी के साथ। ज्योति जी, बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। नमस्कार। ज्योति जी, एक फिल्म बनी थी शोले, उसका एक कैरेक्टर गब्बर सिंह। राहुल गांधी को ये कैरेक्टर बहुत पसंद और उन्होंने कहा जीएसटी जब आया और जिसको उनकी सरकार नहीं कर पाई, केलकर कमेटी ने इसको न जाने कब सिफारिश किया था और कहा था कि बहुत जरूरी है, लेकिन कांग्रेस नहीं कर पाई, न यूपीए 1 न यूपीए 2। लेकिन जब मोदी सरकार ने जीएसटी यानी 30 से ज्यादा अलग अलग तरीके के स्टेट और सेंट्रल टैक्सेस को मिला के और कॉम्प्रिहेंसिव जीएसटी बना दिया, तो राहुल गांधी को याद आई फिल्म शोले की और उन्होंने कहा ये जीएसटी गब्बर सिंह टैक्स है, जीएसटी। उसके बाद सरकार, जैसे कोविड के दिनों में हमने देखा कि कोविड के प्रोटोकॉल जब जब बनाए उसको जैसे जैसे सूचनाएं आई रिवाइज किया। यानी एक ये ऑनगोइंग प्रोसेस होता है। जब आप कोई एक चीज लाते हैं तो कांग्रेसी मानसिकता की तरह थंब नेल की तरह लाके नहीं बैठा देते, थंब रूल की तरह लाके नहीं बैठा देते। देखिए, मैं यूट्यूबर हूं तो मुझे थंबनेल थंब रूल की जगह पे मेरे मुंह से निकल गया। लेकिन एक ये ऑनगोइंग है और जैसे जैसे फीडबैक मिलता है राज्यों के साथ, उनके वित्त मंत्रियों के साथ बैठ के बातचीत होती है, तो 1.5 साल से ये पूरी कवायद चल रही थी और जिसका संकेत प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को लाल किले से दे दिया था और अब करके दिखा दिया है। लेकिन राहुल गांधी तो राहुल गांधी अब सांभा बने घूम रहे हैं। तो सांभा का क्या होगा, पहले तो ये बताइए जरा, जीएसटी से आम जन को फायदा क्या है, और उसके बाद फिर राहुल गांधी जी के मुंह में थर्मामीटर लगा के जरा उनका बुखार हम चेक करेंगे। जी ज्योति जी। हाँ, मैं ये कहना चाहूंगी कि जो गब्बर का सांभा टैक्स, सांभा किल से पूछते थे ना कितने आदमी थे, ये वो ऐसे डायलॉग्स, ये डायलॉग किंग है। इनको सिर्फ इन्हीं चीजों से मतलब है। दूसरी बात ये है कि जो काम हम खुद नहीं कर पाते हैं उसका श्रेय किसी और को लेने भी नहीं देते। जो अकर्मण्यता है, या फिर आप ये कहेंगे कि ऐसे लोग हैं जो मतलब उनको कहना चाहिए निकम्मे हैं, निकम्मी सरकारें रही हैं पहले। वो खुद कुछ नहीं कर पाए, लेकिन जो बच्चा टॉपर होता है उसके पीछे सब पड़ जाते हैं कि इसके मार्क्स 100% कैसे आ रहे हैं। उसकी मेहनत, तो उसके पीछे उसका परिश्रम नहीं देखते हैं। तो जो फेलियर बच्चा होता है वो ऐसे ही चिल्लाता है या उल जलूल बातें करना, खराब शब्द बोलना। और फिर उनके साथ कुछ है तो होता है कि जो एक गैंग होता है स्कूलों में, कॉलेजों में भी, कि जो एक इस तरह के उद्दंडी बच्चे होते हैं उनके साथ में इसी तरह के लोग लगे होते हैं। तो वो आप एक अच्छी छवि की वो कल्पना उनसे नहीं कर सकते। इसी तरह की भाषा की अपेक्षा इनसे होती है और ये करते हैं। हम लोग सोचते हैं कि अब कुछ गलत होगा। इवन मैं जब जिस दिन ये हुआ था रिस्ट्रक्चरिंग, मैं से रिस्ट्रक्चरिंग ही बोलूंगी, रिफॉर्म तो तब किया था मोदी सरकार ने जब 2000 में, मैंने ये पढ़ा था कि 2000 में अटल जी के समय में इस चीज की सुगबुगाहट हुई थी और इस पे आगे कार्य नहीं हो पाया। उसके बाद इतने वर्ष बीते, कांग्रेस सरकार में कई बार ड्राफ्टिंग हुई, लेकिन इसके ऊपर कोई कार्य नहीं हो पाया। वर्तमान सरकार ने 3 साल के अंदर ही आकर इसको लागू किया। सर्वप्रथम जो है हमारी जो वर्तमान सरकार है, इसका ध्येय है राष्ट्र प्रथम। हम नागरिक हैं, हम देशभक्त हो सकते हैं, लेकिन हमसे भी ऊपर हमारा राष्ट्र है। और इसी चीज को लेते हुए जब ये सरकार चलती है तो उन्होंने ये ना सोचते हुए, जैसे उस टाइम भी बहुत हंगामा हुआ था कि महंगाई बढ़ जाएगी, ये हो जाएगा, बहुत व्यापारी वर्ग था जो इस चीज से नाराज था कि ये बहुत जटिल इसकी प्रक्रिया है। लेकिन उसमें भी कुछ चीजें ठीक की गई थी। उसके बाद वो फॉर्म ठीक किए गए, उसमें काफी चीजें की गई, क्योंकि जब कोई चीज नहीं आती है तो उसमें कुछ ना कुछ नहीं पता होता है कि किस वर्ग को कहाँ समस्या होगी, जबकि बहुत रिसर्च के बाद किया जाता है। फिर भी जब कोई चीज धरातल पे आती है तो उसमें कोई ना कोई चीज ऐसी, कोई पॉइंट ऐसा होता ही है कि उसमें लोगों, कुछ वर्ग ऐसा होता है, कहता है जी हमें नहीं समझ आ रहा है, या हम तो सीए पे आधारित वो निर्भर हो गए। इस तरह की चीजें हुई थी, तो वो फॉर्म भी उसका क्लब करके छोटा किया गया था। और इसी तरह से ना, क्या कहते हैं, टाइम टू टाइम ये और जो हमारी आर्थिक जो नीतियां हैं, वो पॉलिसीज हैं, वो तो चेंज होती ही हैं, सतत प्रक्रिया है। और जीएसटी में जो ये है क्या कहते हैं, जो इसको रिस्ट्रक्चरिंग की है, ये भी उसी प्रक्रिया का हिस्सा है।
तो इसमें ये कहना कि राहुल जी के जो ग्रुप के लोग हैं वो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि तो हमारा था जीएसटी और हमने जीएसटी में इस तरह से बोला था रिफॉर्म करने के लिए, ये सब बेकार की बातें हैं। अगर आप इतने ज्ञानी और इतने रिसर्चर हैं और आप इतना बढ़िया काम कर सकते हैं, तो आपने अपनी सरकार में 10-12 साल के अंदर ये सब कार्य क्यों नहीं किए? आपने तभी आइडियाज तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को क्यों नहीं दिए कि इस तरह हो सकता है? आप तो, अगर आप इतने बड़े अर्थशास्त्री हैं, तो आपको आपको उस समय के मनमोहन सिंह सरकार को बोलना चाहिए था, तब आप कर नहीं पाए हैं। आज आप उधर कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इनको लगता है कि क्रेडिट जो है वो सरकार को ना चला जाए कि ये कम हुआ है, इससे जनता खुश होगी। अब आपने जो पूछा था कि जनता जो खुश है वो कैसे, मतलब मैं आपको बताती हूँ। गरीब वर्ग, जब प्रधानमंत्री ने लाल किले से बोला था ना, तो उसी दिन से होप थी, बहुत लोगों को ये होप थी कि कुछ तो सस्ता होगा। और जब मोदी जी ने ऐसे बोला है कि भारी कमी आएगी टैक्स में, तो मैं भी सोचती थी, डेली मैं भी सोचती थी कि कुछ तो होगा, लेकिन अभी अचानक से हो जाएगा, ये मतलब हमारे लिए खुशी की बात है, सभी के लिए खुशी की बात है। मैं गरीब वर्ग की बात बता रही हूँ। मैंने कल लिखा भी पोस्ट में कि मेरे घर जब कुछ सहायक आए सुबह सुबह, तो वो इतने खुश थे, है ना। उसमें जो जिस भी हेल्प के लिए आते हैं, वो खुश, जिसके चेहरे पे देखो स्माइल थी, और उन्हें मुझसे पहले पता था कि ये टैक्स कब से, मतलब इसके रेट डाउन होंगे, ये होगा। हम 23 से, उन्होंने बोला हम 23 तारीख से शॉपिंग करेंगे, 23 से हम सामान खरीदेंगे, हम राशन 23 को भरवाएंगे, हमारे यहाँ कुछ चीजें कम हो रही हैं लेकिन हम 23 को खरीदेंगे। तो इस तरह की जो चीजें हैं, आप ये देखिए, वो वर्ग है जो पढ़ा लिखा भी नहीं है, जो कोई माली है, कोई धोबी है, कोई सफाई का वाला है, कोई कुछ है, वो लोग, उसमें लेडीज भी हैं, वो लेडीज बहुत खुश हो रही हैं इस बात से, और कह रही मोदी का टैक्स है, मोदी का, वो गब्बर सिंह टैक्स नहीं कह रहे हैं, मोदी ने टैक्स हटा दिया, मोदी ने ये कर दिया। तो ये जो चीजें हैं ना, ये सब बातें एयर होती हैं, ये बातें उन लोगों के पास भी जाती हैं कि गरीब वर्ग को फायदा तो हुआ है, लेकिन वो मानेंगे नहीं, क्योंकि उनको क्रेडिट लेने की आदत है। जिस तरह से कोयल अपने बच्चे दूसरे के घोंसले में पलवाती है, ये उसकी धूर्तता है। चाहे उसकी आवाज कितनी भी सुरीली हो, वो कितना भी बोले, लेकिन ये नहीं होता ना, उस वो कपटी तो है ना, अपने बच्चे तो कौवे के घोंसले में पलवाती है, तो क्रेडिट तो वो ये लेना चाहते हैं कोयल की तरह। कार्य बेचारा जो है ना, वो मादा कौआ करती है या कौआ करता है ना, वो रक्षा करता है उसकी सब रक्षा बच्चों की। लेकिन बात है, इसी तरह से राहुल गांधी और इनका ग्रुप है, वो ये चाहता है, नहीं है कि किसी भी प्रकार का फायदा इस वर्तमान सरकार को अपने कार्यों का मिले, वो दूसरों के कार्यों का नहीं है। बिल्कुल। और ज्योति जी, आपने, मैंने तो मतलब गब्बरों के सामने सांभा तक आया, लेकिन आपने सीधे जो है वो कौए तक पहुंचा दिया, तो ये भी यात्रा बड़ी मजेदार रही। और दर्शकों, जीएसटी की क्या टेक्निकलिटी है, 3 स्लैब आ गए हैं, कौन कौन से उत्पाद शून्य जीएसटी वाले हो गए हैं, किस पे 5% है, किस पे 18 है, किस पे 40 है, ये बातें आपको अलग अलग विशेषज्ञों द्वारा खूब पढ़ाई गई होंगी, खूब बताई गई होंगी। इसलिए आप हमसे ये अपेक्षा मत करिए कि हम आपको बताएंगे सिगरेट पर इतना, शराब पर इतना, खिलौने पर इतना, दवा पर इतना, बीमा पर इतना, कृषि उत्पादों पर इतना, खाद पर इतना, नहीं बताने वाले हैं। हम इसकी राजनीतिक मंशा पर ही ज्योति जी से बात करते हैं। ज्योति जी, मैं आपको खबर बताता हूँ। जब जीएसटी काउंसिल की बैठक हो रही थी, तो हम सबको पता है कि उसमें राज्यों का पूरी तरीके से पार्टिसिपेशन होता है, यानी सभी राज्यों के वित्त मंत्री, और कहीं कहीं तो वित्त मंत्रालय मुख्यमंत्रियों के पास है, तो वो मुख्यमंत्री या वित्त मंत्री जो भी इंचार्ज है, वो वहां पर मौजूद था। और जब अंदर बहस चल रही थी, बातचीत चल रही थी, और ये अंतिम काउंसिल की बैठक थी, प्रक्रिया पिछले 1.5 साल से चल रही थी, उसमें लगभग 16 ऐसे राज्य, जिसमें कुछ भाजपा शासित राज्य भी थे, उनके फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि नहीं साहब, हमारा इसमें घाटा हो जाएगा, हमारा उसमें घाटा हो जाएगा, हमारा इतना घाटा हो जाएगा, इसकी क्षतिपूर्ति कैसे होगी। और इसमें लीड लेने वाले स्टालिन की सरकार, कांग्रेस की जहां जहां कर्नाटका की सरकार, ममता बनर्जी, उनके वित्त मंत्री, विपक्ष के जितने भी राज्य थे और उनके फाइनेंस मिनिस्टर, वो बिल्कुल दंगा करने पर उतारू थे कि नहीं साहब, पहले आप हमको बताइए, उसके बाद हम
ये रिफॉर्म होने देंगे, यानी जीएसटी में ये रिफॉर्म न हो, जीएसटी कम न हो, इसकी तगड़ी पैरोकारी कर रहे थे। लेकिन प्रधानमंत्री जी की कार्यशैली तो गजब है, जरा सुनिएगा दर्शकों। प्रधानमंत्री जी ने जीएसटी काउंसिल की उस पूरी मीटिंग की वीडियो रिकॉर्डिंग करा के रखी थी सरकार ने, और जब इन लोगों की नौटंकी बढ़ती गई, सरकार चूंकि ठान के बैठी थी, प्रधानमंत्री की घोषणा हो चुकी थी, उन्होंने कहा था दीपावली से पहले ये हम करके दिखाएंगे। तो जब सरकार ने ये कहा कि ये सारी नौटंकी, आपकी जितनी वीडियो रिकॉर्डिंग्स हैं और आपने जितनी बदमाशियां यहाँ बंद कमरों में की हैं, हम सब उठा के रिलीज कर देंगे और पूरे देश के सामने आप नंगा हो जाइएगा। फिर उसके बाद नंगा नहाए क्या निचोड़े क्या वाली स्थिति हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि आप चुनाव आयोग पर जबानी आरोप लगाते हैं, आप संसद के बाहर दुनिया भर की बकवास करेंगे, चाहे मणिपुर हो, चाहे कोई भी समस्या हो देश की। आप जीएसटी काउंसिल के अंदर जीएसटी रिफॉर्म न होने देने पर अड़े रहेंगे और बाहर आप दूसरी चीज करेंगे। अदालतों में आप थूक के चाटेंगे, यानी माफी मांगेंगे, और उसके बाद फिर आप कहेंगे मैं सावरकर नहीं हूं, माफी मांगू। ये दोगलापन क्या डीएनए से उत्पन्न है कि 2014 से मोदी जी ने या राष्ट्रवादी खेमे ने या राष्ट्र प्रथम की राजनीति ने इनका डीएनए बदलने पर मजबूर कर दिया? ये पैदाइशी ऐसे ज्ञानी हैं कि 2014 के बाद ज्ञानी हो गए? ज्ञानी शब्द को दर्शक कुछ और समझ ले जो उचित लगे। सर बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। अगर हम डीएनए टेस्ट करने चले गए तो नहीं, फिर तो आपको ले हमको ना, चलना चाहिए, हम लंबी दूरी के घोड़े हैं, चलिए ना, बिल्कुल तो दूर हम तक चलेंगे। स्वतंत्रता से इसलिए मैंने पहले कहा तक के, टेक्निकल बहस ही नहीं करेंगे, हम तो इसका राजनीतिक निहितार्थ निकालेंगे। हाँ, तो स्वतंत्रता से पहले तक के हम डीएनए खंगालेंगे। फिर हमको पता चलेगा कि धोखेबाजी और गद्दारियां कहाँ से चलती आ रही हैं। उसके बाद ये लगाइए कि धोखेबाजी से सरकारें हथियाना, तो डीएनए कहाँ से आ रहा है? डीएनए तो अपने पुरखों से ही आएगा ना। उन्होंने सिर्फ सत्ता के लालच में, चाहे दादी हो इनकी या दादी के पिताजी हो या जो भी इनके यहाँ पूरी सरकारों में सत्ता में रहे, वो सत्ताएं किस तरह से हथियाई गई, किस तरह से हमें सत्ता में काबिज रहना है, सिर्फ यही सीखा गया। जैसा मुगलों में होता है, मुगल इतिहास आप उठाएंगे तो उसमें इसी तरह होता है, सत्ता पे काबिज रहना। आप हिंदू राजाओं में इस तरह की वो प्रवृत्ति नहीं पाते हैं इतिहास में। उसके ऊपर तड़का ये है कि मामला विदेशी भी हो गया है, और विदेश में कहां से कौन सा डीएनए चल रहा है वो आप पता लगाना आपके लिए मुश्किल है, क्योंकि जब इनके पिताजी की मृत्यु हुई थी तो माताजी ने ब्लड भी नहीं दिया था डीएनए टेस्ट के लिए। तो वो डीएनए भाव और स्वभाव में तो पता चलता है कि किस तरह का है। लेकिन क्या कहते हैं, अब आती है राजनीतिक स्थिति। राजनीतिक स्थिति में यही है कि अब सत्ता से बाहर है तो वो डीएनए, कहते हैं ना, खून उबाल मारता है, खून बोलता है। तो वो चीज आ रही है। इनके लिए राष्ट्र से कोई मतलब नहीं है, इन्होंने हिंदुस्तान से कोई मतलब नहीं है, इन्हें हिंदुओं से कोई मतलब नहीं है, इनको केवल अपनी सत्ता से मतलब है। और जो व्हाइट टी शर्ट है दैट इज द सिंबल ऑफ सम, अपना इनका जो है, तो उस सिंबल को वो दिखाते हैं, उसका प्रदर्शन है वो। तो वो ही इनका जो भी बाहर साठगांठ है उसको यहाँ इम्प्लीमेंट करने की कोशिशें ये करते रहते हैं। मैं सीधे हमेशा ही गद्दार बोलती हूँ इस तरह की चीजों को। ये गद्दारी है, राष्ट्र से भी और राष्ट्र के लोगों से भी। जहां आपको किसी के जीवन का महत्व ना हो, यहाँ के लोगों के जीवन का कोई इनके लिए वैल्यू ना हो, केवल ये हो कि हमें गद्दी मिल जाए और हम सरकार पे बैठे। इन्होंने आज तक किसी भी व्यक्ति ने पूरे कांग्रेस में, अभी जो है इनके अध्यक्ष हैं, वो कोई सिंसियर नहीं दिखता, कोई सिंसियरिटी उनकी एक स्पीच आप नहीं बता सकते कि इसमें एक बौद्धिक स्तर नजर आता हो। या राहुल गांधी खुद रहे हैं अध्यक्ष, उनकी माताजी रही हैं अध्यक्ष, एक अध्यक्ष पक्ष में रहे या विपक्ष में रहे, उनके पास देश के निर्माण के लिए कोई तो पॉलिसी होनी चाहिए, कोई तो कार्य होने चाहिए जो लगे कि हाँ, इनके पास भी, इनकी झोली में ये 10 चीजें हैं, 10 सुनहरे सिक्के इनके पास भी हैं। तो जनता ये सोचेगी इनके पास गालियों और बेतमीजी के अलावा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं दिखता है हम लोगों को। और उसके बाद फ्यूचर ये दिखता है कि अगर इनके पास सरकारें आई, जिस तरह से ये पत्रकारों से भी थ्रेट देते हैं, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में जातियां पूछते हैं, इनका काम है सिर्फ बांटना जातियों में। और जातियों में बांटा भी किसने है? हम लोगों को किसने बांटा है? इन्हीं सरकारों ने बांटा है। आरक्षण कर दो, ऐसे बांट दो,
वोटिंग के लिए बांट दो, हिंदुओं को भी तो बांटा है ना, वो इन्होंने ही बांटा है। बात करते हैं कि आप तो हिंदू मुसलमान करते हो, भाई हम नहीं करते हैं, आप तो हिंदुओं में ही बांट रहे थे। तो ये जो डीएनए है, ये यही डीएनए है। मैं इसको मतलब मैं खराब शब्द नहीं बोलना चाहती हूँ इनके डीएनए को लेकर। तो इनके मन में जो आपने अभी स्टालिन वाली और ये सारी बातें बोली थी, ये सब एक ही है, एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं सारे। और सारा जो इनका क्या कहते हैं क्रिश्चियनिटी वाला जो वो है, वो चल रहा है, तो वो इनका चलता रहेगा। बस बात ये है कि हम लोगों को समझ के हमें इनकी बातों में नहीं आना, हमने झुकना नहीं है, हमने कहीं हमें एक बांध की तरह अपनी दीवारें मजबूत रखनी है। नहीं तो ये बाढ़ की तरह ये डेली फोर्स करते हैं हम लोगों को बांटने में, हम लोगों को तोड़ने में, हमारे राष्ट्र को तोड़ने में और हमारी अर्थव्यवस्था को बिगाड़ने में, हमको पीछे खींचने में। जिस तरह की चीजें आज ये ट्रंप के साथ खड़े हुए हैं, उसकी बातें उठा उठा के यहाँ पे उछालते हैं, क्या मतलब है? क्या एक देशभक्त विपक्ष इस तरह की बातें कर सकता है? अब तक भाजपा देशभक्त विपक्ष रही ही है, उसने कभी इस तरह की हरकतें नहीं करी। अब 10-11 साल के अंदर ये लोग का जो कहते हैं ना कि किसी को बिल्कुल ही नग्न कर दिया है, तो ये मैं ईश्वर की कृपा ही मानूंगी कि इस तरह से एक सरकार जो आई है, उसने उसको लाकर ईश्वर ने ही इन लोगों को दिखाया है कि हम 47 से लेके आज तक किन लोगों के उंगलियों पे नाच रहे थे, हम क्यों गरीब थे, हमें हर चीज के लिए क्यों भागना पड़ता था। आज इनकम टैक्स में बता देती हूँ, इनकम टैक्स भी भरते हैं, सब कुछ ऑनलाइन है। पैसा अगर एक्स्ट्रा चला भी गया टैक्स पे करके, तो 1 घंटे के अंदर वापस आ जाता है कि दैट इज द एक्स्ट्रा मनी। पहले क्या ऐसा होता था? पहले हम 500 रुपए 1000 रुपए देकर चपरासी भेज रहे हैं, किसी को भेज रहे हैं कि भाई हमारा करा दो काम, वो 5-5 6-6 दिन में जाके हो रहा है, महीनों बार अपडेट हो रहा है। ऐसा नहीं था। ये सब चीजें कैसे हुए? ये सब रिफॉर्म्स हैं, ये हमारे लिए हुए हैं, हमारी सुविधा इस सरकार ने करी है। इससे ये लोगों की लाइफस्टाइल देखिए, तो राजसी परिवार है, इन लोगों को इन चीजों की कभी भी कमी नहीं हुई। इनके तो मुंह से निकलेगा या इच्छा होगी तो काम हो जाएगा, लेकिन भुगतता कौन था? हम जैसी आम जनता। हम लोग सड़कों पे लाइनों में लगते थे। तो हमारे लिए जो सुविधा हुई है, तो हम तो यही है मोदी की वोट चोरी, यही मोदी की वोट चोरी है। और जिस तरह से मतलब आपने बोला कि सबको कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया गया, अब हमारी जो सरकार है वो मतलब सचेत हो गई है इस बात पे, क्योंकि जिस तरह से इन लोगों ने बहुत धोखे दिए हैं पिछले 10 साल में, करते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं, पब्लिक में कुछ बोलते हैं, अंदर कुछ बोलते हैं। तो इसलिए अच्छा किया कि सरकार ने रिकॉर्डिंग करी है और ये आज क्रेडिट ले रहे हैं उस बात का कि हमने जो है मोदी जी को बोला और देखिए हमारे कहने से सरकार चली गई, सिस्टम उनका है ना, वो सिस्टम हमारा है, सरकार उनकी है। इस तरह की चीजें सुप्रिया श्रीनिधि और बहुत सारे लोगों के उन पे हैंडल्स पे चल रहा है। क्या सरकार हाँ, सरकार हमारी है और हमारी सरकार ने सीना ठोक के लाल किले से बोला था कि हम करेंगे। और मोदी जी जब करते हैं, हमारी शायद पहले भी एक बात हुई थी, तो मैंने भी तब भी आपको ये बात बोली थी कि जब वो करते हैं तब तक 70 या 80% काम हो चुका होता है, उसके बाद करते हैं। तो ये नहीं है कि आपने आज बोला और मोदी जी ने आज कर दिया। 56वीं बैठक थी ये, इतनी बैठकें हो चुकी हैं इस चीज के लिए। और अभी जो लास्ट बैठक हुई 10-11 घंटे बैठक चली है। तो ऐसे थोड़ी ना हो गया कि राहुल जी ने बोला लाइए जी आज साइन करें और सब लोग बैठ के कर दें। तो इस तरह की जो बातें करते हैं, बोलते हैं हम पढ़े लिखे हैं, तो अनपढ़ों वाली बातें करते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। खैर पढ़ाई भी उनकी कितनी हुई है, दूसरों की डिग्रियां मांगते फिरता है इनका इकोसिस्टम, लेकिन खुद के अब वही फिर बात डीएनए पे चली जाएगी और फिर एक बार हम लोग लंबी यात्रा पे निकल जाएंगे। लेकिन एक बड़ा सहज विनोदी टिप्पणी कल मैंने सोशल मीडिया पे पढ़ी और ये हुआ कि अगर राहुल गांधी जी, आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैं इस बार, और आपके दबाव की वजह से नरेंद्र मोदी जी मजबूर हो गए कि उन्होंने जीएसटी तमाम कम कर दिया और ये आप उसे अच्छा रिस्ट्रक्चरिंग आपने नाम दिया है, रिफॉर्म तो बिल्कुल नहीं है, रिफॉर्म तो पहली बार जब आया था तब हुआ था। तो लोग कह रहे हैं कि भैया ठीक है, बहुत अच्छी बात, वी ऑल आर हैप्पी। तो राहुल गांधी जी, आप लगातार चुनाव हारते रहिए और इस देश के विपक्ष में बैठे रहिए और नरेंद्र मोदी जी पर दबाव डाल के ये काम कराते रहिए। मजाक का पार्ट, प्रधानमंत्री ने जब इसको इंट्रोड्यूस किया और ये फाइनल हुआ, तो पीएम किस तरीके से काम को बताते हैं। उन्होंने कहा कि साहब देखिए, ये 5 नवरत्न जोड़ेगा हमारे देश की इकोनॉमी में। और उन्होंने सारांश बताते हुए कहा, पहला कि कर की धारा सरल होगी, यानी टैक्सेशन वो इजी होगा।
भारत के नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ेगी, उपभोग, कंजम्पशन और डेवलपमेंट, विकास बढ़ेगा, व्यापार करने में आसानी होगी, यानी व्यापारी वर्ग, ट्रेडर्स, निवेश और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा, इन्वेस्टमेंट और एम्प्लॉयमेंट ये बढ़ेंगे, और विकसित भारत के लिए सहकारी संघवाद, अब कुछ लोग चिढ़ सकते हैं ये संघ शब्द यहां भी आ गया, सहकारी यानी कोऑपरेटिव, और यहां मैं दर्शकों आपको भी याद दिला दूं, आपके सामने मैं ज्योति जी ये बात रख दूं, ये वही नरेंद्र मोदी सरकार है जिसने कोऑपरेटिव नाम का एक मंत्रालय बनाया और अमित शाह जैसे मंत्री को उसका चार्ज दिया हुआ है। तो ये जो कोऑपरेटिव, शरद पवार की कहानी बताऊंगा तो कभी दर्शकों आराम से बताऊंगा कि किस तरीके से शरद पवार से लेकर यहाँ उत्तर प्रदेश में मुलायम खानदान के छोटे भाई शिवपाल ये कोऑपरेटिव का अपनी निजी जागीर और अपनी निजी साम्राज्य बनाने के लिए बैठते थे। दो बातें अब इस पे और मैं करना चाहूंगा। एक तरफ ट्रम्प के साथ यानी अमेरिका के साथ हमारा टैरिफ वॉर चल रहा है और यही कहा जा रहा था कि लाखों करोड़ों का नुकसान हो जाएगा, इंडिया खराब हो जाएगा, मतलब डेड इकोनॉमी तक पहुंच गए थे हमारे राहुल बाबू भी। इस समय ये फैसला लेना, और निश्चित तौर पर इस फैसले से बाजार में ढेर सारे पैसे आएंगे, यानी जो इंटरनल कंजम्पशन जो हमारा पहले ही इकोनॉमी का सबसे मजबूत आधार है उसमें नरेंद्र मोदी जी ने ये व्यवस्था कर दी सरकार ने कि और झोंक के पैसा आएगा और हमारी तरलता बढ़ेगी, कंजम्पशन बढ़ेगा। ये तैयारी आप ये कह नहीं सकते कि जीएसटी ये टैरिफ वार की वजह से हुआ है, क्योंकि 56वीं बैठक आपने बताया, 1.5 साल से बैठक चल रही थी, हमने बताया। तो ये समय यानी कि ये बहुत पुरानी तैयारी है कि ऐसी कोई भी अगर डेवलपमेंट नेगेटिव हो तो भी हम तैयार रहें। और दूसरा, 240 सीट के बाद इतनी बड़ी हिम्मत, ये दोनों चीजों को कैसे आप देखती? सर ये इन दोनों चीजों को ना मैं प्रेम से देखती हूँ कि जिस व्यक्ति को प्रेम होता है ना तो वो इसी तरह के निर्णय लेगा। वो हर वक्त उसी के विषय में सोचेगा, तो उसके पास सोचने के लिए कुछ और नहीं है। मैं ये मानती हूँ जो वर्तमान नेतृत्व जो प्रथम व्यक्ति है हमारे देश का इस टाइम, जिस प्रधानमंत्री की बात कर रही हूँ, उनके लिए कहते हैं ना कि मैं यही सोचता हूँ, ओढ़ता हूँ, बिछाता हूँ। तो उनके लिए यही है, वो यही सोचते हैं, वही ओढ़ते हैं, राष्ट्रीय उनके लिए है। वो इसी को बिछाते हैं और इसी में सोते हैं, इसी में जागते हैं। उनके लिए मतलब कोई ये एक मतलब मैं ये मानती हूँ, ये मेरा मानना है कि प्रोफेशन नहीं है। प्रोफेशन में आपकी ड्यूटी ऑफ होती है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति इतना सोचता है ना तो वो प्रेम में सोचता है। बच्चा अगर मेरा सो रहा है तो उसके आगे के क्या कार्य होने हैं वो मैं पहले से तैयारी करके रखती हूँ। तो अगर इसी तरह से ये जो आप कहेंगे दूरदर्शिता है, दूरदर्शिता प्रोफेशनल देखेंगे तो बड़ा आश्चर्यजनक होगा, लेकिन अगर आप उसको सहज रूप से देखेंगे कि ये पितृत्व है या मातृत्व है, तो आप देखेंगे कि वो प्रोक्योर कर रहे हैं अपने देश को एक अभिभावक की तरह, और उनको ये पता है। एक एग्जाम्पल मैं बहुत दिनों से सोच रही हूँ, वो मैं आपको दूंगी। एक पिक्चर आई थी मिर्च मसाला, बहुत पहले आई थी इस पाटिल की। उसमें ओमपुरी थे और वो लीड कर रहे थे, नसीरुद्दीन शाह थे। तो उसमें महिलाओं को बड़ा प्रताड़ित किया जा रहा था, तो वो एक कोठी में जो है ना सब महिलाओं को उसमें बंद कर लेते हैं और रक्षा करते हैं उनकी। वहां मसाले सुखाए जाते थे। तो बहुत पहले मैंने पिक्चर देखी थी, तो मोदी जी को जब मैं देखती हूँ, मुझे वो जो बुजुर्ग व्यक्ति है ना जो सबकी रक्षा करता है और उसके पास एक लाठी है, बंदूक है, और वो सिर्फ उसी से वो सब सारे अपना चौकन्ना रहता है, और जिस तरह से वो करता है उसका जो सोच है, जिस तरह से उसकी रणनीति थी, उसने वो जीता। लेकिन बात यह है कि उसी तरह से मैं देखती हूँ, मैंने अपनी एक फ्रेंड को भी बोला कि मुझे ऐसे लगता है मोदी जी इस तरह से कर रहे हैं, तो उसने कहा हाँ बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही कर रहे हैं। तो ये जो चीज है ना, एक बुजुर्ग है लेकिन उनमें हिम्मत बहुत ज्यादा है। कुछ जगह मैं पढ़ती हूँ, कुछ इस तरह के राजद के भी कुछ ऐसे प्रवक्ता हैं जो बूढ़ा बूढ़ा ऐसे करके बोलते हैं। आप जवान और बूढ़ा राजनीति या आपके विजडम पे मैटर नहीं करता है। आपको किसी का विवाह नहीं करना कि आपको 20-25 साल का लड़का चाहिए,
ठीक है, आपको एक बुजुर्ग ही चाहिए जिसके पास विजडम हो, जिसके पास सोचने समझने की शक्ति हो और निर्णय लेने की पावर हो, जिसकी कलम में दम हो। तो उसकी बात में दम है, वो हर बात जो कहते हैं वो करते हैं, और जो नहीं कहते हैं वो तो करते ही करते हैं, वो शॉक्ड करते हैं। तो तो ये कहना, मतलब मैं इस चीज से बहुत संतुष्ट हूँ। आज अगर मेरी मृत्यु भी हो जाए तो मुझे लगता है कि मैं और मेरा जो आगे मेरे सभी लोग जो मेरे दोस्त हैं, मित्र हैं, परिवारजन हैं, वो सब सुखी हैं, सुखी रहेंगे, वर्तमान सरकार जब तक है। तो ये हमारा ये विश्वास। बिल्कुल बात है, और शायद यही भाव है, यही भरोसा है, यही ब्रांड वैल्यू है कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी की सरकार आती है। अरे भाई साहब, आपके यहाँ न जाने ग्रुप 22 ग्रुप 23 दुनिया भर के बने, आपको ये ग्रुप्स बनाने की आदत है। मैं उस सो कॉल्ड कथित कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की बात कर रहा हूं दर्शकों, जहां ये कहा जा रहा है कि 37 सांसदों को जो एनडीए के हैं उनको तोड़ लिया गया था और तोड़ लिया गया है। कुछ लोग उसी में फंसे हुए हैं। कुछ लोगों को आदत होती है गंदे सपने, बुरे सपने देखने की, और उसके बाद अगला पूरा दिन विश्व भ्रमण करने की। तो राहुल गांधी जिनके नेता हैं वो सारे लोग ऐसा ही करेंगे। लेकिन जहां ब्रांड वैल्यू ये हो, जहां भरोसा ये हो, जहां सपने ये हो कि 2024-25 में बैठा हुआ आदमी 2045 तक की प्लानिंग करता हो, 2014 में आके वो 2022 तक की प्लानिंग करते थे और उसको करके उन्होंने दिखाया। तो ये जब विजन होता है, जब वो डेमोग्राफी बदलने की बात करते हैं, उसको मिशन की तरह चलाते हैं, टाइम बाउंड चलाते हैं, तो इसका असर आपको बंगाल में होता हुआ दिखाई देता है। और कैसे दिखाई देता है ज्योति जी, चलते चलते मैं खाली एक इशारा कर दूं, कल हमने वीडियो भी किया है दर्शकों, जरूर देखिएगा, अभिषेक तिवारी के साथ, मेरे अनुज। मेती समुदाय जो वेस्ट बंगाल में 1.5 करोड़ की आबादी है और उनकी नागरिकता का सवाल है, उनका संप्रदाय क्या है ये सबको पता है दर्शकों, जरा गूगल कर लीजिएगा। जब प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि डेमोग्राफी सीमांचलों में हमने जो बदलने की कोशिश इन लोगों ने की है उसको खत्म करेंगे, डेमोग्राफी बैलेंस करेंगे, आगे आने वाले कुछ दिनों में आप देखेंगे उन 1.5 करोड़ लोगों को नागरिकता भारत की मिलेगी, और डेमोग्राफी कैसे वेस्ट बंगाल की बदल जाएगी ये भी आपके सामने अभी आने वाला है। यही वजह थी कि कल वेस्ट बंगाल की विधानसभा में ममता बनर्जी को हिस्टीरिया के दौरे पड़ रहे थे। ये अभी दौरे और पड़ेंगे क्योंकि एसआईआर भी पहुंच रहा है वेस्ट बंगाल। ज्योति जी, आपने हमें समय दिया, और हम लोगों ने न जोड़ घटाना ये सब किया ही नहीं, क्योंकि मैनेजमेंट का विद्यार्थी रहा हूं। तो हमारे यहाँ एक हमारे प्रोफेसर थे, वो मार्केटिंग आके पढ़ाते थे, लेकिन सबसे पहली क्लास में उन्होंने कहा था कि 2 और 2 का जोड़ हमेशा 4 कहाँ पे होता है, 2 और 2 का जोड़ हमेशा 4 कहाँ पे होता है, सोच समझ वालों को थोड़ी नादानी दे मौला। तो उन्होंने कहा कि तुम लोग एमबीए के छात्र हो, अप्लाइड मैनेजमेंट के छात्र हो, इसलिए 2+2 इज नॉट ऑलवेज 4, ये याद रखना। और मुझे भूल गया, उन्होंने 5 होता है ऐसा सिद्ध करके भी ब्लैक बोर्ड पर दिखाया था। वो मुझे, मेरी मैथ बड़ी कमजोर है, इसलिए मैं वहां से भाग आता हूँ। ज्योति जी, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, ज्योति जी के साथ और किस विषयों पर आप चर्चाएं देखना चाहते हैं हमें जरूर बताइएगा। तो आज की चर्चा यहीं समाप्त करेंगे, इसीलिए हमने इसके पॉलिटिकल एस्पेक्ट पर बात किया। 2+2=4, ये आप जीएसटी पे हमसे ज्यादा ज्ञाता है, क्योंकि आप में से बहुत से ऐसे हैं जो जीएसटी भरते हैं, बहुत से ऐसे हैं जो देते तो सारे लोग हैं, और बहुत ऐसे हमारे दर्शक भी हैं, उस वर्ग से आते हैं जो जीएसटी प्रैक्टिशनर भी हैं, चाहे वो कंसल्टेंट हो चाहे वो लैस हो। तो इसलिए आपके सामने हम ज्ञान नहीं देना चाहते, लेकिन हमने सामाजिक जो विज्ञान है जीएसटी के बाद कांग्रेस और विपक्ष का, उसको जरूर जानने का प्रयास किया। तो आज की चर्चा यहीं तक। हमें और ज्योति जी दोनों को आज्ञा दीजिए, और हाँ, चलते चलते फिर मैं रिमाइंडर तो जरूर मारूंगा, सब्सक्राइब आपने कर रखा है, कुछ और नंबर्स बढ़वाइए, वीडियो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन दबा के रखिए, ताकि ज्योति जी जब कोई ऐसी गंभीर बात प्रारंभ पर लेकर आए तो उसकी सबसे पहले सूचना आपको मिले। ज्योति जी, एक बार फिर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ प्रणाम, जय जय श्री राम। नमस्कार। जय जय श्री राम।